नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 में हुई हिंसा के बाद कई हिंदू पलायन कर गए थे। अब उन्हें इंसाफ मिला है। 46 साल बाद संभल के एसडीएम ने पीड़ितों की 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर उन्हें मालिकाना हक दिलाया है। हिंसा के बाद इस जमीन पर मुस्लिम परिवारों ने कब्जा कर लिया था। पीड़ित लगातार प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन ने परिवारों को उनका मालिकाना हक दिलाया है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। नवी मुंबई के खारगर में स्थित ये भव्य मंदिर 12 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। 9 एकड़ में फैला ये मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए विशेष चर्चा में है। सफेद और भूरे रंग के संगमरमर से निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। इसके चांदी के दरवाजों पर गदा, शंख, चक्र और ध्वजा की सुनहरी नक्काशी की गई है, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाती है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बुधवार का दिन बेहद अहम है। आज दिल्ली की राजनीति के कई बड़े दिग्गज विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन करने से पहले वो वाल्मीकि मंदिर और कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए भी पहुंचे। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा और कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। मंगलवार रात को कांग्रेस ने अपने 16 उम्मीदवारों की एक और सूची का ऐलान किया। इसमें पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को पटेल नगर सीट से टिकट दिया है। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आस्था की लहर जारी है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। कल्पवासी साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ संगम तट पर आस्था और विश्वास का अद्भुत नजारा पेश कर रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए स्वच्छता और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर रही है, ताकि हर व्यक्ति के अनुभव को स्मरणीय बनाया जा सके। महाकुंभ मेले में पवित्र स्नान कर चुके करोड़ों श्रद्धालु इसे अपने जीवन का सौभाग्य मान रहे हैं। साधु संतों का संतोष और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद स्वच्छता कर्मियों के उत्साह को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की नजर जीत की हैट्रिक लगाने पर है। अभी वो चुनावी सभाओं में काफी व्यस्त हैं। इसी बीच अब उनकी टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे जोरदार प्रचार के बीच संसद पर हुए हमले के दोषी अफजल गुरु की एंट्री हो गई है और इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। बताना होगा कि दिल्ली में पिछले काफी लंबे वक्त से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने की जानकारी सामने आ रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने इस मामले में एक स्कूली छात्र को गिरफ्तार किया है और इस छात्र के द्वारा भेजे गए ईमेल के पीछे बड़ी साजिश है। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान ये पता चला है कि इस मामले में एक राजनीतिक दल से जुड़े एक एनजीओ की भूमिका है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम फिर बिगड़ गया। सुबह राजधानी और आसपास के कई इलाकों में घने कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। कोहरे की वजह से कई सड़कों और राजमार्गों पर दृश्यता लगभग शून्य हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही राजधानी में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की थी। साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया था।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर खुफिया एजेंसी ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी के अलर्ट की माने तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला हो सकता है। एजेंसी का दावा है कि खालिस्तानी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। इसके मद्देनजर केजरीवाल की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा है और ना ही केंद्र की तरफ से कुछ बोला गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय यानी कि PMML सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा को संगठन के अध्यक्ष के रूप में एक और बार 5 साल का कार्यकाल मिला है। हालांकि इस प्रमुख संस्थान की सोसाइटी में कई नए लोग शामिल हुए हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सेवानिवृत्त सेना जनरल सैयद अता हसैन, फिल्म निर्माता शेखर कपूर और संस्कार भारती के वासुदेव कामत शामिल हैं। टेक कंपनी मेटा को संसदीय समिति समन भेजेगी। सूत्रों के अनुसार 20 से 24 जनवरी के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के सामने मेटा के अधिकारियों को पेश होना होगा। इस कमेटी के अध्यक्ष भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। उन्होंने मेटा के CEO मार्क जुगरबर्ग के बयान को भारत विरोधी बयान बताया है। बता दें कि मार्क जुगरबर्ग ने कोविड को लेकर बयान दिया था, जिसमें भारत का भी जिक्र किया था। जुगरबर्ग ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में दावा किया था कि भारत सरकार कोविड के प्रति अपनी कमजोरी प्रतिक्रियाओं के कारण 2024 में चुनाव हार गई। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, मेरी कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश की गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है। इस गलती के लिए भारतीय संसद ने तथा यहाँ की जनता से उस संस्थान को माफी मांगनी पड़ेगी। तमाम विवादों के बाद आखिरकार कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हो रही है, मगर इसी बीच एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। फिल्म को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण भारत के साथ बांग्लादेश के बिगड़े संबंध हैं। दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा है, इसका हर्जाना कंगना रनौत की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।